वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर नेस्ले इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील ये दोनों ऊपर क्यों चले गए 2-2%, 1-1%। उसके बाद हम बात करेंगे जेप्टो की, जेपी ग्रुप की, एलटी फूड्स की और बायजू के बुरे कंडीशन की, साथ ही साथ टीसीएस की। सबसे पहली न्यूज है नेस्ले इंडिया की। नेस्ले इंडिया के शेयर्स 2% अचानक से बढ़ गए और पूरे दिन में एंड होते होते इस स्टॉक ने 1.64% का रिटर्न दिया। अब इसके पीछे आखिर रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था एलआईसी। अब आप सोच रहे हो यार एलआईसी कैसे, एलआईसी का क्या रिलेशन है नेस्ले इंडिया से? रिलेशन है क्योंकि एलआईसी ने नेस्ले इंडिया में अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 5.001% कर दिया। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो टोटल शेयर्स एलआईसी ने 23 मई को खरीदे थे उसका नंबर था 1,49,000 शेयर्स। और अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक चीज और बता दूं, नेस्ले इंडिया ने 10 रुपीज का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। उसके साथ ही पेरेंट कंपनी नेस्ले एसए जो है उसने इंडियन पेट फूड मार्केट में भी एंट्री ले ली है। तो ये काफी देखने में मजा आएगा क्योंकि ड्रूल्स, अगर आपके पास कुत्ते होंगे या फिर डॉग होंगे तो आपको ड्रूल्स इस ब्रांड के बारे में पता होगा। तो नेस्ले इंडिया ने ड्रूल्स में माइनॉरिटी स्टेक भी लिया हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है जेएसडब्ल्यू स्टील की। जेएसडब्ल्यू के शेयर्स 2.29% बढ़कर 1031.55 रुपीस तक पहुंच गए थे। अब ये जो बढ़ावत हुई 2.29% की, इसके पीछे का रीजन कंपनी का Q4 का प्रॉफिट नहीं था। हालांकि Q4 में जेएसडब्ल्यू स्टील को 1503 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जो शेयर्स में बढ़ोतरी हुई उसके पीछे का रीजन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया हुआ एक रिलीफ। और इसके तहत अब भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी कि बीपीएसएल की लिक्विडेशन पर एक स्टे लगा दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जेएसडब्ल्यू का 19,300 करोड़ रुपीस का रिजोल्यूशन प्लान कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन फाइल करने का टाइम बचा है, इसलिए लिक्विडेशन को रोका गया है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जेएसडब्ल्यू ने बैंक से पैसे वापस मांगे हैं और 60 दिन का टाइम भी दिया है। तो यही वजह था शेयर्स के बढ़ने का, क्योंकि ये न्यूज आई मार्केट में और ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। अब आखिर ये जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीएसएल इन सब का चक्कर क्या है? देखिए, बीपीएसएल जो थी वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो हुआ यूं कि जेएसडब्ल्यू ने बीपीएसएल को अक्वायर करने के लिए 19,300 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान दिया था और इस रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी ने अप्रूव भी कर दिया था। फिर मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेएसडब्ल्यू का एक्विजिशन प्लान जो था वो पूरी तरीके से इनवैलिड था, क्योंकि पुराने प्रमोटर मिस्टर संजय सिंघाल ने एनसीएलटी में लिक्विडेशन की डिमांड की थी। लिक्विडेशन की डिमांड की थी, इसका मतलब कि आप इसको समझो। देखो अभी क्या हो रहा था कि जेएसडब्ल्यू स्टील उनके जो भी कर्जे थे वो भी पटा था और भूषण स्टील को, पावर को पूरी तरीके से परचेज किया हुआ था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब लिक्विडेशन की मांग कर दी उनके पुराने प्रमोटर ने, यानी कि इस कंपनी का पूरा बिजनेस बंद करके उसके सारे एसेट्स को, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, मशीन, कैश, ये सारा बेच करके उसके ऊपर का जो भी कर्ज है उसको चुकाया जा सके। अगली बिजनेस न्यूज है जेप्टो की। और ये जो जेप्टो कंपनी है इसके फाउंडर्स मुझे ईवल भी लगते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसा फाउंडर होता है, मतलब जैसा ऊपर के लोग होते हैं, उनकी डाउन लाइन भी वैसी ही कुछ हो जाती है। और मैंने ईवल इसलिए बोला क्योंकि ये ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे एक मरीज लेटा हुआ होगा। वो जब आप देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिलहाल जेप्टो की न्यूज ये है कि जेप्टो अपने कॉम्पिटिटर से सास बहू की तरह लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जेप्टो के जो सीईओ हैं आदित्य पलीचा, उन्होंने लिंक्डइन पर यह कहा कि उनका एक राइवल है, हालांकि नाम नहीं बताया, उन्होंने इशारों में बात की कि उनका एक क्विक कॉमर्स राइवल है, उस कंपनी का सीएफओ उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है। वो इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मीडिया में झूठी बातें फैला रहा है और बॉट्स का यूज करके जो उल्टे सीधे मैसेज होते हैं यानी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन वो ट्विटर पे और कई जगह पे फैला रहा है बॉट्स का यूज करके। और आदित्य पलीचा ने यह भी बताया कि जेप्टो का जो जीओवी है वो 2,400 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। वहीं पे इबिडा मार्जिन 20% तक इंप्रूव हुआ है और जो कैश बर्न है वो 65% कम हुआ है। तो कंपनी के पास अभी 7,445 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व भी है और अब इसका यूज करके जेप्टो 1,000 डार्क स्टोर्स चला रहा है। तो दो चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन वो पहले
मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता है स्विगी और इटर्नल ये सारे जो दो इनके राइवल्स हैं, उन्होंने प्रीवियसली जेप्टो के नंबर्स पे सवाल भी उठाए थे। उन्होंने बोला था जेप्टो फिगर्स गलत दे रहा है, और इस वक्त पलीचा जो है हमारे आदित्य पलीचा, वो कह रहे हैं कि राइवल्स को थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे क्या लग रहा है, शायद बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पलीचा को अपनी जो उपलब्धि थी वो बतानी थी, उनको बताना था कि उनका जीओवी कितना है, इबिडा मार्जिन कितना इंप्रूव हो गया, कैश बर्न कितना कम हो गया, उनके पास कैश फ्लो कितना है, कितने डार्क स्टोर हैं, उनको ये चीज बतानी थी सबको। और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने इस तरह की शुरुआत की कि उनके कॉम्पिटिटर्स ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये मेरा थ्योरी है, और जो बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करती हैं। कभी वो अपने आप को ऐसा बताएंगे कि हम रैक फ्रॉम रिचेस चले गए, कभी कभी वो अपने आप को बहुत हम्बल दिखाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ब्रांड जरूरी है, उनके फाउंडर जरूरी हैं। तो लेट्स सी, वैसे आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर रखना, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने ऊपर आई कार्ड पे दी थी, जिसमें मैंने जेप्टो के बारे में बताया था। बिना उसके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज ट्राई करना कि अवॉइड करना देने से। अगली बिजनेस न्यूज है जेपी इंफ्राटेक की। ईडी ने जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और उनके प्रमोटर के खिलाफ 12,000 करोड़ रुपए के लगाए हुए इल्जाम के ऊपर होम बायर्स फ्रॉड केस में रेड किया। क्योंकि ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, जो उन्होंने फ्रॉड किया है, तो इसलिए जब रेड किया भी गया तो सिर्फ 1.70 करोड़ रुपीस कैश, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस सीज किए गए। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर 12,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर इल्जाम लगाए तो फिर कैश सिर्फ 1.70 करोड़ रुपीस कैसे सीज हुए? क्योंकि एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन बिल्कुल गल्ले वाला होता है, अगर वहां भी रेड होती है तो एटलीस्ट 3-4 करोड़ रुपए तो उसके यहाँ से सीज हो ही जाते हैं, अगर वो कुछ ब्लैक मनी या इस तरह का फ्रॉड कर रहा है तो। लेकिन कोई बात नहीं, शायद कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स में हो या फिर जो डिजिटल डिवाइसेस थे उसमें हो, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट वाले हैं ना, ये ब्लॉकचेन के जरिए, ब्लॉकचेन इन द सेंस की क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी हवाला के जरिए पैसे इधर उधर करते हैं। खैर, जो भी रीजन रहा हो, मैं अगर इस केस की बात करूं तो ये जो एफआईआर है वो दिल्ली और यूपी पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के द्वारा उनके ऊपर फाइल किया गया। बेसिकली ये भी पुलिस ही होती है, ये एक स्पेशल तरह की पुलिस यूनिट होती है जो फाइनेंशियल फ्रॉड, स्कैम और इकोनॉमिक क्राइम के लिए मतलब काम करती है, समझ लो आप। तो ये जो रेड है वो 23 मई को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, इन सभी जगह पे हुई। हालांकि इस चीज पे कंपनी ने ये कहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ फुल कॉर्पोरेशन कर रही हैं। अगली बिजनेस न्यूज है एलटी फूड्स की। एलटी फूड्स और जापान की कमेडा सिएका ने जॉइंट वेंचर किया है, और उसके बाद क्रिस्पी हुपू नाम का एक नया ग्लूटेन फ्री और वीगन स्नैक लॉन्च किया है। ये स्नैक करी ब्रांड के अंदर है, और पहले ये जो ब्रांड है इनका, ये ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये बड़े बड़े शहरों के रिटेल शॉप्स में इसको लॉन्च करेंगे। इस स्नैक की खास बात ये है कि ये स्नैक पाम ऑयल फ्री रहेगा, क्योंकि ये एक रोस्टेड स्नैक है और एक हेल्दी अल्टरनेटिव भी है, और इनकी प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, क्योंकि इनका जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो 20 रुपए में उनका पैकेट आता है और 50 रुपए का भी पैक आता है। और कंपनी ने अपना एम भी अच्छा खासा लेकर के रखा है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि 3 से 5 साल में वो पूरे स्नैक मार्केट में अपना डबल डिजिट शेयर लेना चाहते हैं। तो लेट्स सी वो डबल डिजिट शेयर्स तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन और अगर मैं ये जापान के जॉइंट वेंचर के अलावा बात करूं तो एलटी फूड्स ने यूएस की गोल्डन स्टार ट्रेडिंग में 49% स्टेक $15 मिलियन में खरीदा है। अगली बिजनेस न्यूज है बायजूस की, और बायजूस तो बहुत ही दयनीय हालत में चल रहा है, क्योंकि बायजूस का जो मेन लर्निंग ऐप है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, क्योंकि कंपनी ने अमेजॉन वेब सर्विसेज का पेमेंट नहीं किया था और AWS इस ऐप को सपोर्ट करता था। तो अब बायजूस का बिजनेस एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी चल रहा है, और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि IRP इसको हैंडल कर रहा है, और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू भी कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई इन्वेस्टर्स के अपील के द्वारा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने NCLAT में अपील किया था कि बायजूस के ऊपर इंसॉल्वेंसी लाने की जरूरत है। अब ये जो इनका मेन ऐप है वो बंद हुआ है, ये ध्यान देना, क्योंकि बाकी जो बायजूस के ऐप हैं जैसे प्रीमियम लर्निंग और एग्जाम प्रिपरेशन, ये अभी भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, और एप्पल स्टोर पर भी अभी ये ऐप चल रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है TCS की। TCS ने अपनी AI क्लाउड यूनिट को 2 अलग बिजनेसेस में बांट दिया है। पहला
एआई के लिए रहेगा और दूसरा क्लाउड सर्विसेज के लिए रहेगा, ताकि ग्रोथ और फोकस दोनों बढ़ सके। अब ये जो दो यूनिट्स हैं उसको संभालेगा कौन? कृष्णा मोहन जो है वो क्लाउड डिवीजन संभालेंगे और अशोक कृष को एआई का ग्लोबल हेड बनाया जाएगा। वैसे तो टीसीएस एआई और डेटा एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हायर कर रही है, उसके साथ साथ जो उनके एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उनको भी ट्रेन कर रहा है टीसीएस। तो इससे आप समझ सकते हो कि टीसीएस एआई को लेकर के कितना सीरियस है। और हमारे अश्वनी वैष्णव जी ने भी ये बोला, मिनिस्टर हैं आपको पता होगा, उन्होंने ये बोला कि इंडिया को खुद के एक एलएलएम मॉडल की जरूरत है। एलएलएम एक टेक्निकल लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो समझ रहे होंगे। और एलएलएम जैसे अपना ये चैट जीपीटी है, ये भी एक तरह का एलएलएम मॉडल है। तो शायद एलएलएम मॉडल में भी एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कंपनी का तो ऐसा कहना है कि अभी भी क्लाउड में और एआई में दोनों में ह्यूज पोटेंशियल बाकी है। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि एआई और जेन एआई के कैपेबिलिटीज को सेंट्रलाइज किया जा सके। और आज की बिजनेस न्यूज में खत्म करूं उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने संडे को लाइव लिया था और उसमें हमने ये भी बताया था कि बीएससी के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूरे हफ्ते अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। हम संडे को लाइव आएंगे, वहां पे न्यूज भी सुनाएंगे और जो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे लाइव और जो लोग हमसे अभी पूरे हफ्ते में क्वेश्चंस पूछेंगे उन क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करके आएंगे और सामने सारी चीजें आप लोगों के रखेंगे। और अब चलता हूं, मैं लेता हूं अलविदा। कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।